दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय मैदानों के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था, जिनमें से सबसे पहला था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा तटवर्ती मैदान और पांचवा द्वीपीय क्षेत्र। तो आज हम लोग इसी के पहले पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे जो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितने राज्यों में फैला है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो है कितने देश आते हैं और कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, पूर्व में कौन कौन सा बिंदु है, पश्चिम में कौन सा बिंदु है, इनकी औसत ऊंचाई क्या है और सबसे ऊंची पर्वतमाला किसकी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों को हम समझेंगे। तो दोस्तों समझने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप शुरू से आखिरी तक देखते जाएं और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और ये भी बता दूंगा कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो समझने से पहले जो आपके सामने दो मैप बने हुए हैं, एक तो ये भारत का है और दूसरा ये उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में जहाँ पे ये मैप बनता है। तो ये मैप केवल कुछ क्षेत्रों को ही डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लद्दाख है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है और ये उत्तराखंड है, ये इधर सिक्किम है, ये यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल है और ये क्षेत्र असम पड़ जाएगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये आपका चित्र केवल यहाँ से ऐसे करके ये डिफाइन करता है। इतने चित्र को हमने यहाँ पे बना दिया है और यहाँ पर जितनी भी श्रेणियाँ हैं उन सब के बारे में हम एक एक बात करते हैं। तो जब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 श्रेणियाँ हैं। यदि जैसे हम ये मान लें कि यहाँ पर लखनऊ है और इधर बीजिंग है, तो बीजिंग जाने के लिए आपको कई पर्वतमालाएं चढ़ना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा, फिर जाके आप चाइना पहुंचेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं सबसे उत्तर में आपकी ट्रांस हिमालय है। कौन सी है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो जो ट्रांस हिमालय है ये अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। किसकी बनी हुई है? तो प्रश्न ये पूछा जाता है ट्रांस हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर बना है? तो ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानें। तो सबसे पहले हम समझेंगे अवसादी चट्टानें क्या है। तो देखिएगा जैसे हम कोई नदी यहाँ पे हम बताते हैं, कोई पहाड़ी है, यहाँ से जब कोई नदी निकलती है और कहीं पर जाके अपना जल छोड़ती है तो ये रास्ते से बहुत सारा मलबा बहा के लाती है ये नदी। और जब ये नदी मलबा बहा के लाती है तो जहाँ पर ये नदी गिरती है या जिस झील में गिरती है या समुद्र में गिरती है तो ये मिट्टी इसी तली में बैठ जाता है और ये नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा मिट्टी बहा कर लाती है। और जब ये मिट्टी बहा कर लाती है तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक वर्ष परत दर परत जमती चली जाती है और ऐसी हालात में ये जो परत दर परत जमती चली जाती है यही मिट्टी क्या कहलाती है? अवसाद। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों जब ये ट्रांस हिमालय जम्मू कश्मीर में पहुंचता है तो ये
कई भागों में बढ़ जाता है। सबसे उत्तर में जो श्रेणी बनती है वो काराकोरम रेंज कहलाती है। कौन सी कहलाती है? काराकोरम। काराकोरम। तो काराकोरम पूछा जाता है, काराकोरम किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम जो है लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम किसका भाग है? तो काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। अब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन, वो यहाँ पर स्थित है। केटू गार्डविन ऑस्टिन। चूंकि इसको गार्डविन ऑस्टिन ने खोजा था तो इसका नाम क्या रख दिया गया? केटू गार्डविन ऑस्टिन। और ये किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। तो भारत की सबसे, प्रश्न यहाँ से बनता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख में स्थित है। या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि केटू गार्डविन ऑस्टिन किस हिमालय का किसका रेंज है? तो ट्रांस हिमालय का। या किसका भाग है? तो काराकोरम का भाग है। और ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची पर्वतमाला मानी जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 किलोमीटर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का भाग केटू गार्डविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। काराकोरम में ही कई ग्लेशियर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ग्लेशियर क्या है। तो ग्लेशियर वो स्थल है जो बड़ी मात्रा में बर्फ की मोटी परत जमी रहती है। तो यहाँ पर कई ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। काराकोरम में 4 बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और ये लगभग 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो सियाचिन ग्लेशियर किसके भाग में स्थित है? ट्रांस हिमालय में। या कहाँ पर स्थित है? तो पर्वत श्रेणी पूछी जाए तो काराकोरम में। या क्षेत्र पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। इसी के पास ही यहीं पर एक और है जिसका नाम है हिस्सार। और ये लगभग 61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। और ये भी कहाँ है? काराकोरम में। ठीक है। और एक और है बैफो। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 60 वर्ग किलोमीटर है। इसकी एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरा और इसका लगभग 58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले। तो दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये जो 4 ग्लेशियर हैं इनको क्रम से लगाना था। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। हालांकि ये ग्लेशियर का और नाम का आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन भारत का जब भी ग्लेशियर सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सियाचिन ग्लेशियर है और दूसरा हिस्सार है, तीसरा बैफो है और चौथा बाल्टोरा है।
और ये चारों कहाँ पर स्थित हैं? काराकोरम रेंज में। और किस ज़िले में या किस केंद्र शासित प्रदेश में पड़ेंगे? तो ये लद्दाख में पड़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं काराकोरम के नीचे ट्रांस हिमालय का एक और भाग है जिसका नाम है लद्दाख। इस श्रेणी का नाम है लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी मानी जाती है। और ये पूछा जाता है लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राकापोशी। उसके बाद एक और इसी की श्रेणी है ट्रांस हिमालय का, और जिसका नाम है जास्कर। तो ये 3 श्रेणियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछी जाती हैं। इसको याद करने के ट्रिक में इसका काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, जास्कर। तो याद करने के लिए आप ऐसे समझ लें, काराकोरम, लद्दाख और फिर जास्कर, और नीचे हिमाचल हिमालय पड़ जाता है। तो इसको नाम रख सकते हैं कलजही। कलजही आपका ये क्रम बन जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, नीचे हिमाचल हिमालय पड़ जाएगा। तो ये ट्रांस हिमालय जो है इसकी ये जानकारी हुई। दोस्तों, ट्रांस हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो बहुत सारी हैं, लेकिन 3 बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से सबसे पहले आपको हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, और ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगी, और पाकिस्तान होते हुए ये कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर की खाड़ी में। और ट्रांस हिमालय से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, तो सतलज भी कहाँ से निकलती है? ट्रांस हिमालय से ही मानी जाती है। और ट्रांस हिमालय की इस पूर्वी भाग से जो नदी निकलती है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे वैसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, लेकिन बताने के लिए हम बता रहे हैं कि सांगपो। तो 3 नदियाँ जो है ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है? तो सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। तो इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद फिर एक नीचे श्रेणी बनती है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। क्या नाम है? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। और इन दोनों श्रेणियों के बीच में आपको एक रास्ता मिलता है, और इस रास्ते को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। और ये रास्ता पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जो रास्ता है इसको सचर जोन के नाम से जाना जाता है, या हिंज लाइन कहते हैं। हिंज लाइन या सचर जोन। तो प्रश्न ये पूछा जाता है हिंज लाइन किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो हिंज लाइन ग्रेट हिमालय में पड़ती है, और किसके? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। उसके बाद
ग्रेट हिमालय के बारे में अब हम बात करते हैं। ग्रेट हिमालय से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ग्रेट हिमालय या इसी को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं या इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय कहने का मतलब क्या है? ये पर्वत औसतन जो है लगभग 6100 मीटर की ऊंचाई है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6100 मीटर की। इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर। तो यहाँ पर ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं स्थित हैं और ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं होने के कारण इन क्षेत्रों में बर्फ़ सदैव जमी रहती है। इसीलिए इसे ग्रेट हिमालय या इसी को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। सबसे खास बात यह है, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट हिमालय का जो क्रोड है, क्रोड यानी आंतरिक भाग किसका बना हुआ है? तो ग्रेट हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्रेट हिमालय का क्रोड का मतलब होता है आंतरिक भाग, और इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक ये लगभग 2500 किलोमीटर पड़ जाती है। कितनी? 2500 किलोमीटर। ये लगभग यहाँ से लेकर ये पश्चिम में यहाँ तक पहुँच जाती है। अब ग्रेट हिमालय के बारे में अगर हम समझें तो यहाँ इसकी जो मोटाई है मैक्सिमम 120 किलोमीटर से मिनिमम 80 किलोमीटर की चौड़ाई है। यानी अगर इस पर्वत श्रेणी को आप लांघना चाहते हैं, इधर से उधर जाना चाहते हैं, तो 120 किलोमीटर मैक्सिमम पार करना पड़ेगा और या मिनिमम आपको 80 किलोमीटर। तो इसकी चौड़ाई कितनी बन जाती है? 120 से लगभग 180 किलोमीटर है, ना कि मीटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो नेपाल में ही इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है ग्रेट हिमालय या माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। तो पूछे, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये ना केवल हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि क्या है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो लगभग कितना है? 8850 मीटर ये मानी जाती है। और कभी कभार ये पूछा जाता है किन देशों के बीच में स्थित है। तो अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो ये पूर्णतः नेपाल में स्थित है, लेकिन इसका जो निचला कुछ भाग है वो तिब्बत क्षेत्र में अर्थात चीन में चला जाता है। तो कभी कभार ये भी माना जाता है कि जो ग्रेट हिमालय है या माउंट एवरेस्ट हिमालय है, एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और चीन के बीच में स्थित है, या मुख्यतः आप कह दें नेपाल में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो श्रेणियाँ हैं वो कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पर्वतों की रानी।
पर्वतों की रानी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट से बन रहे हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अगर इसके हम उत्तर में देखें, यहाँ पर और ग्रेट हिमालय के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब ये उत्तराखंड में पहुँचता है तो उत्तराखंड में इसे नंदा देवी के नाम से जाना जाता है, नंदा देवी के नाम से। सिक्किम में कंचन जंगा के नाम से जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंच जाती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसे नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। कौन सा? नामचा बरवा के नामचा बरवा। तो ये पूछा जाता है नामचा बरवा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। या ये भी पूछा जाता है ग्रेट हिमालय का पूर्वी भाग कहाँ पे पहुँचता है, अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो नामचा बरवा के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से ये जब यहाँ पर उत्तराखंड में आता है तो यहाँ पर कई दर्रे देखने को मिलते हैं जिससे हम आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, उसके बाद फिर एक आपको रास्ता दिखाई पड़ेगा। जैसे ये रास्ता आपको है उसी तरीके से एक यहाँ भी रास्ता आपको मिलेगा। और इसी रास्ते के बाद जो नई पर्वत श्रेणी बनती है उसका नाम है लघु हिमालय। क्या नाम है? लघु हिमालय या हिमांचल हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांचल हिमालय। और लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो ये रास्ता बनता है इसी रास्ते को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेट हिमालय और हिमांचल हिमालय या लघु हिमालय को अलग करता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसके बाद हिमांचल हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रेणी है वो है पीर पंजाल, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल, तो पीर पंजाल एक लंबी श्रेणी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल इन दोनों के मध्य कुछ घाटियां हैं, और ये घाटियां बहुत ही खूबसूरत और मनोरम। तो यहाँ पर जो घाटियां हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में कई घाटियां हैं, गुलमर्ग, सेनमर्ग, टनमर्ग। तो ये ग्रेट हिमालय है और ये लघु हिमालय है। तो ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इस घाटी में कई खूबसूरत मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों का नाम है
सोनमर्ग, गुलमर्ग और टनमर्ग। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। उसी तरीके से ये क्वेश्चन बनता है कि ये किन श्रेणियों के बीच में है, तो ये ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी कई ऐसी घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे लाहौल स्फीत, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और लाहौल स्पीति। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी ये घाटियाँ पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर पूछा जाता है कि ये किस राज्य में है। तो राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। यदि पूछा जाए किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, तो ये है ग्रेट हिमालय, उत्तर में ग्रेट हिमालय और दक्षिण में लघु हिमालय के बीच में स्थित है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी कई ऐसे श्रेणियाँ पाई जाती हैं, खूबसूरत मैदान हैं, उन्हें उग्याल और प्यार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड, ये थोड़ी सी श्रेणियाँ यहाँ से गुजरेगी, तो ये उत्तराखंड वाला है। यहाँ पर उग्याल और प्यार, ये दो, उग्याल और प्यार, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? तो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में स्थित हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आगे पड़ जाएगा यहाँ पर, तो कई ऐसे स्थल हैं जो इन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं। उसके बाद इसी के दक्षिण में पड़ जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ। कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी को शिवालिक या इसी को निम्न हिमालय भी कहते हैं, निम्न हिमालय भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता गुजरता है, और इस रास्ते को बृहद सीमांत दरार कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद सीमांत दरार। तो प्रश्न क्या बनता है कि जो हिमालय रेंज में 3 रास्ते बनते हैं, बृहद सीमांत और मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और ये था
सचर जोन या हिंज लाइन, तो इनको क्रम से लगाना होता है। तो सबसे उत्तर में हिंज लाइन या सचर जोन पड़ती है, ये बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पड़ जाता है, और सबसे लास्ट में बृहत सीमांत दरार पड़ जाती है। तो इन रास्तों का भी क्रम पूछा जाता है कि इन रास्तों को क्रम को कैसे सुलझाएं। तो जो शिवालिक है ये पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वतमाला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? नवीन पर्वतमाला। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि भारत हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? शिवालिक रेंज। और इससे जब ये पर्वतमालाएं जम्मू कश्मीर में पहुंचती हैं तो यहाँ पर इनको जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है शिवालिक को। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती हैं तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है, चूँकि ये एक सीढ़ी क्रम में है, जिसमें से डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये किसकी रेंज है? ये शिवालिक की रेंज है। और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये कहाँ पर हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन बनता है ये किसका भाग है? तो ये शिवालिक का भाग है, शिवालिक रेंज का। और इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी पूछा जाता है। तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये चार सीढ़ी नुमा बनती हैं, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो यहाँ से आपको चार क्वेश्चन आपको डिफाइन हो जाते हैं कि ये चार क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ है? तो इसका निर्माण मध्य मायोसीन काल से, मध्य मायोसीन काल से निम्न प्लीस्टोसीन काल के बीच में माना जाता है। तो ये एक टाइम विभाजन है जिसको आगे चल के हम डिफाइन करेंगे। तो इसी दौरान शिवालिक रेंज को उद्भव हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, बाएं हिमालय किसे कहा जाता है? तो बाएं हिमालय जो है शिवालिक को कहा जाता है। अगर आप समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि ट्रांस हिमालय बाएं हिमालय है, जबकि ट्रांस हिमालय बाएं हिमालय नहीं है। और बाएं हिमालय कौन सा है? शिवालिक। क्योंकि जब मध्य एशिया से आप देखेंगे तभी ये आपको बाएं हिमालय समझ में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कई ऐसे मनोरम स्थल मिलते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, कुथरी दून, पलटी दून, बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं, स्थल हैं। तो फिर मेघालय में अगर हम देखते हैं तो मेघालय ये क्षेत्र पड़ जाता है, और यहाँ पर कई रेंजें हैं जिसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये मेघालय है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे गारो, खासी, जैंतिया और रेगमा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो ये क्रम देखिएगा, पूछा जाता है गारो, खासी, जैंतिया, रेगमा।
अब यहाँ पे प्रश्न देखें कैसे पूछा जाता है। इनको पश्चिम से पूर्व की दिशा में पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए। तो गारो, खासी, जयंतिया और ड्रेगमा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि गारो पहाड़ी कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो गारो पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। खासी जनजाति, इसी पे गारो जनजातियाँ रहती हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है गारो जनजाति कहाँ पे रहती है। तो गारो मेघालय में रहती है। खासी जनजाति कहाँ रहती है, क्योंकि जिस पहाड़ी से नाम से है तो वहाँ की रहने वाली जनजातियाँ उसी के नाम से जानी जाती हैं। और इस तरीके से गारो, खासी, जयंतियाँ और रेगमा, इसके रेगमा जो है ये मेघालय और कुछ भाग इसका असम में पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ, ये पूछ लिया जाता है कौन सी नॉर्थ ईस्ट की नई पहाड़ी है। तो ये सारी की सारी क्या है, नॉर्थ ईस्ट की हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बम की पहाड़ियाँ हैं, जो कि यहाँ दक्षिण में भी पड़ जाती हैं, पटकोई बम की पहाड़ियाँ। और एक और है लुसाई की पहाड़ियाँ। लुसाई की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में पड़ जाती हैं, मिज़ोरम में। तो इस तरीके से आपको जो ये हिमालय श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं, और इससे आपको करीब 100-150 क्वेश्चन के आसपास आपके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी, आप इसे ज़रूर अच्छे से समझें। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।